नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज 3 मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। जिन 3 जरूरी सवालों पर हम करेंगे इस प्रोग्राम में चर्चा, उनमें सबसे पहले संसद और संसद का शीत सत्र जो 19 दिसंबर को खत्म हुआ और एक तरह से जी राम जी कहकर विदा हुए तमाम सांसद, और जिस तरह से मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बहुत अहम बिलों को पास कराया चुटकियों में, उससे क्या लोकतंत्र के लिए खतरा होता है? क्या विपक्ष इसी तरह से अपनी बात मनवाने में विफल रहेगा? पहला मुद्दा यह। और दूसरा मुद्दा है बिहार, नीतीश कुमार, हिजाब। और उसके बाद हमने जो देखा और दुनिया ने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उनका हिजाब खींचते हैं और उनके समर्थन में बीजेपी की पूरी टीम उतरती है, दुनिया भर में पिटती है भारत की भद्द। तीसरा मुद्दा है राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पर एशिया की जो सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उसके खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला उसमें पहले राउंड की सफलता मिली। फिलहाल यह प्रोजेक्ट होल्ड पर गया है, लेकिन क्या यह दूरगामी असर होगा या फिर सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है? सबसे पहले चलते हैं देश की संसद की तरफ। देश की संसद ने जो पूरा का पूरा तंत्र देखा इस बार, और 2 अहम बिल, हालांकि तमाम बिल बहुत अहम थे, लेकिन 2 ऐसे बिल जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा थी मनरेगा को रिप्लेस करने वाले जी राम जी की, जिसे लेकर विपक्ष बहुत कोशिश करता रहा सदन के भीतर सदन के बाहर कि यह बिल ना पारित हो। इसकी ठोस वजहें थी महात्मा गांधी का नाम का बाहर होना और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की जगह बेरोजगारी की गारंटी देना, साथ ही साथ राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ाना। लेकिन सामने हुआ कि यह बिल सरकार ने चुटकियों में पारित करवा लिया। और दूसरा बहुत जरूरी बिल जो देश के सभी नागरिकों पर सीधा असर डाल रहा है, वह है परमाणु बिल, जिसको नाम दिया शांति बिल। वह भी इसी तरह से पारित हुआ। सवाल बहुत सीधा है कि क्या अब लोकतंत्र इसी तरह से चलेगा? इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने गरीब मेहनतकश लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। पहले लेबर कोड, अब मनरेगा। एक तरह से पहले उनके झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चले, अब उनकी थाली पर बुलडोजर चला दिया गया है। सीधा युद्ध है। अब देखना होगा कि गरीब मेहनतकश जनता इसका कैसे प्रत्युत्तर देती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि शीत सत्र हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को बिल्कुल बेईमानी करने पर मोदी सरकार उतर आई। एक नया टूल किट है कि मनमर्जी सरकार की चलेगी, विपक्ष कुछ भी करता रहे, विरोध करता रहे, लेकिन सरकार बहादुर सुनेगी नहीं। यह हमारे भविष्य के लिए संकट की घड़ी है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ भाषा, मेरा ये मानना है कि अफरा तफरी में जिस तरह से ये दोनों बिल, जी राम जी और शांति बिल, जिस तरह से पास किए गए, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इससे सीधा देश की सुरक्षा और गरीब जनता की जिंदगी जुड़ी हुई है और साफ दिखाता है कि ये सरकार जो है सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है। अदिति, आपने कहा कि पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है, और इसमें जो 2 अहम बिल है, हालांकि बिल उन्होंने बाकी भी पेश किए। एक शिक्षा वाला बिल अभी पारित नहीं हुआ, वो कमेटी को गया, लेकिन यहां पर ये जो 2 बिल हैं, खास तौर से मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे रोजगार गारंटी कानून के तौर पर 2005 में पारित किया गया था और पूरे सदन की सहमति थी, जिसमें बीजेपी भी इसके लिए तालियां बजा रही थी। हमें वो भी दृश्य याद है, खासतौर से 2025 में और ज्यादा याद था, क्योंकि एग्जैक्टली 20 साल हुए थे इसे पारित होने की। इसके जरिए जो उन्होंने काम किया, एक जो एब्रिवेशन किया, जी राम जी, पहली बार इस तरह से किसी बिल का हिंदी में एब्रिवेशन लिखित में सामने आया वह। और दूसरा जो बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि मनरेगा मोदी जी का कभी भी प्राथमिक जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं रही, उसे खत्म करने की तैयारी थी। यहां पर उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकारों पे बोझ डाल दिया कि 60 वर्सेस
40 का शेयर रहेगा, 60% वो देंगे। पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, पंचायत और पंचायत का जो पूरा असर था, कंट्रोल था, वो अब सीधे मोदी जी के पास चला गया। बिल्कुल। और भाषा, ये भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हो रहे हैं। 2/3 इसमें से दलित और आदिवासी हैं जो मनरेगा के काम करते थे, और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और हमने पूरे देश ने देखा, और मेरे ख्याल सरकार ने खुद एडमिट किया कि ये कोरोना महामारी के टाइम ये बिल जो है, ये मनरेगा जो है वो किस तरह से, किसी तरह से जिंदगी में कुछ एक सपोर्ट का वो रहा है। तो उस तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही, जिसे महात्मा गांधी का नाम हटाना तो एक इनकी मंशा थी ही। इन्होंने, याद होगा आपको, मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर बोला था इस बिल को। तो ये चाह रहे थे कि ये इसी को किसी, और लाए हैं उसी को ही, लेकिन नया स्वरूप और उस तरह का जी राम जी एक नाम दे दिया है, जो कि एक तरह से मैं कहूंगी कि देश की जनता भी ये जानेगी कि ये राम के नाम से भी एक खिलवाड़ है। कल को अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये जी राम जी, मतलब किस तरह के एब्रीविएशन, मतलब ये खिलवाड़ नहीं लगता है इनको। तो यही मेरा मानना है कि इन्होंने हर तरफ से जो है जनता के हकों को तो वो किया ही है, और दूसरा राज्य सरकार, ताकि इनके ऊपर कल को जैसे कोई आए तो ये बोलें कि ये तो हमने तो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था, आप उनके पास जाइए। जी मुकुल, जो आप का पंच भी था कि गरीबों और मजदूरों के ऊपर बुलडोजर, क्योंकि इसमें जिस क्लॉज पर सबसे कम चर्चा हुई, जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, वह यह था कि 60 दिन तक आपको इसमें रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी खेती के समय सबसे ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। यानी जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, जो फार्म हाउसेस हैं, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उसमें लेबर की दिक्कत ना हो, इसकी गारंटी मोदी जी ने बहुत ही शातिराना ढंग से इसमें की है। हाँ, तो देखिए, मैं जो बात कह रहा था, दरअसल पहले लाए ये लेबर कोड, उसे पहले ठंडे बस्ते में डाले रहे, अचानक उसे लागू कर दिया। इसमें भी ये लाए, और आपने कहा चुटकियों में, इन्होंने बिल्कुल ऐसी हड़बड़ी, ऐसी अफरा तफरी में देर रात बैठ के ये दोनों बिल, शांति बिल, परमाणु बिल वाला जो है, और ये मनरेगा वाला जो जी राम जी लाए, रात में इसे पास कर दिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं, सुबह ही संसद शुरू हुई और तुरंत अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। मैं ये बता रहा हूं कि दरअसल अब ये है कि देखिए, ये तो जो करना था, ये इनका पूरा ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल इन्हें ये अपने रास्ते पे चलने उससे डिगे नहीं है। तो महात्मा गांधी वाला तो इनसे चिढ़ है ही, पहले इन्होंने संसद से उनकी मूर्ति रिप्लेस की, नए संसद में जो अब वो पीछे लग गई अब ये कर दिया जी राम जी। और जो ये बात करनी थी, अब मान लीजिए कल ये होता है कि भाई इस स्कीम में कोई भ्रष्टाचार है, तो क्या हेडिंग बनेगा, जी राम जी में भ्रष्टाचार। ये तो मतलब राम जी को ही बदनाम करने वाला मामला है, ये लोग खैर जाने इस बात में। मैं जो एक बात महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि 60 दिन वाला काम, यानी जो बार्गेनिंग पावर थी मजदूर पर, वो उस किसान से, जो बड़ा किसान है, जो जिसे मजदूर चाहिए, मजदूर उसी चाहिए जिस पर बड़ी खेती है, उससे बार्गेन कर सकता था कि तुम नहीं काम दोगे तो मेरे पास काम है। अब वो बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो वो सस्ते में, और जब एक काम के लिए 4 मजदूर खड़े होंगे तो वैसे ही सस्ता हो जाता है। ये एक पूरा बाजार का नियम है। एक तो ये, दूसरा ये, आप अभी देखिएगा, जैसे अगर ये विरोध बढ़ा, क्योंकि ये विरोध बढ़ेगा, बहुत बड़ा विरोध है लेबर कोड को लेकर, वो भी मजदूरों के लिए था, वो दरअसल असंगठित है, पर ये संगठित अगर हो गया, ये कुछ ना कुछ और भी करेंगे। दरअसल ये पूरी डिग्निटी, पूरी उस पर ही हमला करना चाह रहे हैं, जो आपका अधिकार है। ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है, ये इसमें भी कुछ ना कुछ और भी रियायत दे सकते हैं। मतलब आपको ये 100 से 125 दिन कर ही दिया, मतलब नहीं, वो तो खैर बहुत चालाकी करते हैं, 60 दिन कम भी तो कर दिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक राजा अपनी प्रजा को कुछ दान दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उसकी कृपा। क्योंकि एक मोदी जी ने खुद भाषण में कहा था कि एक ने कहा कि मैंने मोदी जी का नमक खाया है ना, जो 5 किलो राशन। ये बताना चाह रहे हैं, जो हमें एक रुतबा मिलता है कि हमने काम किया, मेहनत की और हमें पैसा मिला, हम उससे जी रहे हैं, वो उस डिग्निटी, उस गरिमा को खत्म कर देना चाह रहे हैं और सबको एक तरह से बिल्कुल भिखारी बना देना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट ये है। अब असल ये है कि इसके प्रतिपक्ष में कैसा आंदोलन, कैसा, क्योंकि वो शुरू हो गया है। जब हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में जगह जगह राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है, और लेफ्ट ने भी 22 तारीख को दिल्ली में एक प्रदर्शन घोषित किया है। अब यही है कि इनकी मनमानी तो अपनी वो है, बुलडोजर इनका चल पड़ा है, पहले झुग्गियों पे चल रहा था, अब रोटी की थाली पे चला दिया है। अब उससे रोका कैसे जाएगा, और ये देखें। संक्षेप में हम थोड़ी सी बात
शांति बिल की करते हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि जो परमाणु जिम्मेदारी से कंपनियों को पूरी तरह से मुक्त करने वाला बिल है, उसका नाम ही शांति बिल लाया गया है, जो घनघोर अशांति और बड़े पैमाने पर किसी भी न्यूक्लियर डिजास्टर में लोगों की जान की अशांति का सबब बन सकता है। जिस तरह से यह बिल आया और जिस तरह से इसने प्राइवेट को पूरी पावर दे दी है, तमाम तरह की बहस चल रही है। यूपीए यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय से ये बिल पेंडिंग है। तब से कंपनियां और खासतौर से विदेश की कंपनियां चाहती हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं कोई न्यूक्लियर रिएक्टर सब लगा नहीं रहे, ना अमेरिका में लगता है ना किसी विकसित देश में लगता है, क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत पसंद है। लेकिन भारत को इस तरह से देखते हुए, और ऐसा बिल जहां पर आप किसी की जवाबदेही नहीं पकड़ सकते, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आज तक भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय इस देश में नहीं मिल पाया है, लेकिन आज देखिए अदिति कि शांति के नाम पर इतनी बड़ी अशांति फैलाने की तैयारी हो गई और मंजूरी भी हो गई, बिल भी पास हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो जो विपक्ष जो ये कह रहा था, ये दोनों बिल जो है वो सिलेक्ट कमेटी में जाने चाहिए, तो क्योंकि किसान लॉज की तरह इनके ऊपर कोई वाइड स्प्रेड ना एक्सपर्ट्स के साथ कोई डिस्कशन हुई है। और हमने, जैसे आपने कहा, भोपाल में हमने देखा है उस तरह की त्रासदी के बाद भी, अगर वो वर्ल्ड का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जिसमें आज तक पीढ़ियां जो हैं वो उसका सफर कर रही हैं, भुगत रही हैं, उसमें इन्होंने लायबिलिटी क्लॉज को बिल्कुल ही वो कर दिया। और दूसरी बात ये है कि ये एक हैजर्डस इंडस्ट्री है, जो भी इसमें रेडिएशन होता है, ये होता है। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, देश की सुरक्षा की तो बात है ही, मजदूरों की सुरक्षा, मजदूरों की कोई इसमें प्रावधान उस तरह से नहीं दिया गया है, ना कोई चर्चा की गई है। आप इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं, पता नहीं किन फॉरेन कंपनीज के आकाओं हैं या अपने पूंजीपति मित्रों हैं, सीधा उनके ऊपर लायबिलिटी क्लॉज। मुझे लगता है इसके ऊपर जो है, या अब कोर्ट में जाएंगे तो पता नहीं क्या हल होगा, लेकिन आंदोलन बहुत जरूरी है ये दोनों चीजों को लेकर। मुकुल, लेकिन दिक्कत यह है कि परमाणु रिएक्टर, परमाणु बिजली, यह कोई लोकप्रिय मुद्दे नहीं है। लोगों को बहुत कम पता चलता है। जिस समय मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ समझौता किया था, परमाणु समझौता, उस समय तब भी जमीन पर थोड़ा माहौल गर्म था, लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ये जो लायबिलिटी वाला क्लॉज है, ये लोगों को समझ कैसे आएगा, क्योंकि डिबेट भी उस तरह की पार्लियामेंट में नहीं हुई जिस तरह से सघन डिबेट की जरूरत थी कि भाई भारत के लोगों को, और मोदी जी का परिवार 140 करोड़ भारतीय हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जो गाज गिर रही है और इस गाज में कहीं से कोई जवाबदेही नहीं है, जो बहुत साफ दिखाई दे रहा है, तो चर्चा ना कराना और ऐसे ही चुटकियों में पास करना, ये सरकार का एक टूल किट है नया। जी, सरकार को तो यही, और आपने कहा जैसे इसका जो नाम रखा गया शॉर्ट में शांति, उस पर उस तरह की अशांति नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह के क्लॉज किए गए, मनमोहन सरकार भी इसी तरह की चीजें चाहती थी और कांग्रेस ने इसका विरोध तो जरूर किया और इस क्लॉज का भी किया। इसमें जो लायबिलिटी वाला मामला है, सबसे बड़ा मामला वही है जो जिम्मेदारी जवाबदेही है, सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं है। जो संयंत्र, जो परमाणु भट्टी आपको सप्लाई करेगा, प्लांट चलाने वाले की जिम्मेदारी रखी है, उसी की जिम्मेदारी है। पर जो, जैसे हमने अभी बात भी की थी अपने संपादक से, प्रवीर से, तो आपको कोई भी चीज लेते हैं उसकी एक गारंटी वारंटी होती है, और ये परमाणु भट्टी है, इसमें कोई डिफेक्ट होता है डिजाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का, उससे कोई डिजास्टर होता है, उसकी जवाबदेही इससे बचा दी। अशांति इसलिए नहीं हो पा रही, ये देखिए इन्होंने इसलिए ये बिल लेकर आए मनरेगा वाला, इन्होंने इसका नाम भी एंड टाइम पे बदला। जो खबरें आ रही हैं, पहले ये पूज्य बापू जी करना चाह रहे थे जी, कि सारा काम इसमें उलझ जाए, है ये बड़ा मुद्दा, लेकिन वो वाला इसके पास में इससे पास हो जाए जिसपे उस पर चर्चा ना हो सके। इन्होंने एक और बिल लाए हैं जो बहुत विवादित है, शिक्षा अधिष्ठान बिल, और हर चीज का आगे विकसित भारत इन्होंने एक पैट लगा लिया है। वो भी बहुत विवादित था, लेकिन उसे भेज दिया है जेपीसी को। क्यों भेज दिया है? वो भी उसे पास करा सकते थे। दरअसल क्या हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर शिक्षक, छात्र, मजदूर और ये सब बुद्धिजीवी सब संगठित हो गए तो वो एक एक करके कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके साथ एक तो ये निकाल लिया अपना बिल। तो वही है कि दोनों बिल बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को समझना होगा कि ये परमाणु संयंत्र वाला मामला भी बहुत गंभीर है और उसके जीवन मरण का प्रश्न है। भोपाल गैस कांड हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, मैं छोटी सी बात, सिर्फ आपकी टूल किट वाली बात कर रही हूँ। आप ये देखिए कितने महत्वपूर्ण बिल हैं, और सत्र के आखिर 2 दिन में इन्हें टेबल किया गया। आधा टाइम इन्होंने वंदे मातरम में, और हाँ थोड़ा सर पे भी लगा, SIR पे भी लगाया, लेकिन इतने महत्वपूर्ण बिल जिनकी जनता की जिंदगी उसके ऊपर निर्भर है,
सुरक्षा उसके ऊपर निर्भर है, देश की सुरक्षा। आखिरी सत्र में वो आप टूल किट जो कह रहे हैं जी बिल्कुल सही तो मुझे लगता है कि टूल किट दरअसल लोकतंत्र और लोकतंत्र में विरोध के ऊपर बुलडोजर चलाने का जैसा काम था, और खासतौर से ये दो बिल जिस तरह से पारित हुए उससे भी यह तस्वीर साफ है, क्योंकि इन बीमा में 100% एफडीआई वाला भी इसी तरह से इस सत्र में पारित हुआ है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, जिसकी वजह से दुनिया में भारत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, भद पिट रही है, और इसका क्रेडिट जाता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जहां पर वह एक अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र का जो वितरण है, उस समारोह में डॉक्टर नुसरत परवीन जो क्लियर करती हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेने आती हैं और उनका हिजाब खींचते हैं। यह जो वीडियो है यह वायरल होता है, और इसके बाद मैदान में उतरते हैं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद, और वो और ज्यादा गंदी अश्लील टिप्पणी करते हैं महिलाओं के ऊपर। कहते हैं कि बस हिजाबी तो हटाया था, कहीं और हाथ लग गया होता तो क्या होता। मामला यही नहीं रुकता है, इसके बाद मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह उतरते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार ने बिल्कुल ठीक किया। साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि नुसरत जहन्नुम में जाएं। विरोध बहुत तगड़ा होता है, नुसरत कहती हैं कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा दोनों लोगों के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ और संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। क्या है इस पे पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जो है वो अब पब्लिक लाइफ जो है उसमें रहने योग्य नहीं है। अगर मानसिक असंतुलन का उनका मुद्दा है, मसला है, तो भी, क्योंकि इस हादसे और भाजपा मंत्री के घिनौने बयान से ना सिर्फ देश, ना सिर्फ महिलाओं का तौहीन हुआ है, देश और बिहार की भी छवि पे बहुत बड़ा काला धब्बा लगा है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा तो साफ कहना है कि बेहद शर्मनाक है और हम सब शर्मिंदा हैं। ये एक महिला की गरिमा पर सीधा हमला है, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि मोदी जी की मां का अपमान का मुद्दा बनाने वाले मोदी जी और उनकी पार्टी किस तरह नीतीश का इस मामले में बचाव कर रही है, ये भी बेहद शर्मनाक है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि नीतीश कुमार हो या बीजेपी के मंत्री और संतरी, उनकी सरकारें, उनका महिला विरोधी और मुस्लिम महिला विरोधी जो पूरा कैरेक्टर है, उनका जो डीएनए में ही ये चीज इनबिल्ट है, वह खुलकर सामने आया है। और मुझे एक बात की खुशी है कि इसका कड़ा विरोध हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम से नुसरत और सुमैया दोनों को सलाम पेश करती हूं। गलत चीज का तगड़ा विरोध जमीन पर होना बहुत जरूरी है। मुकुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बेशर्मी, बेहियाई और जिस तरह से गंदी सोच और उसे आगे बढ़ाता जाना, क्योंकि गिरिराज सिंह संसद परिसर में यह बात कह रहे हैं कि नुसरत जहन्नुम में जाएं, और आप देखिए कि पूरा का पूरा जो नीचे तक का ब्रिगेड है, जब मंत्री ही ऐसे बोल रहे हैं तो हम सोच सकते हैं, और मुझे डर है कि जमीन पर अब इस तरह की हरकतें, इस तरह के कुकृत्य दिखाई देंगे बड़ी पैमाने पर, जिसकी आशंका सुमैया राणा ने भी अपनी एफआईआर दर्ज कराते समय कही। जी, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसी हरकत करता है, उसका समर्थन करते हैं ना सिर्फ योगी सरकार में मंत्री, ना सिर्फ बीजेपी के मंत्री, गोदी मीडिया जिस तरह उनके पक्ष में बैटिंग कर रही है, क्योंकि नकाब का, हिजाब का मसला है। तो ये है कि कल कोई भी लफंगा, और हुआ है तमाम, कर्नाटक में हमने देखा ये तमाम जो इनसे आरएसएस से जुड़े संगठन है, एबीवीपी और ये, किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच देंगे, कि ये तो जरूरी नहीं है, किसी का नकाब खींच देंगे, किसी का सर से पल्लू हटा देंगे। ये अधिकार किसने दिया? अगर आपको कोई आपत्ति थी, अब वो जिसे प्रोटोकॉल का भी मसला बता रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल के तहत आपको पहले बताना था कि इसमें कोई हिजाब में नहीं जा सकता। यहाँ जैसे मोदी जी के सभाओं में होता है कि काला कपड़ा पहन के नहीं जा सकते, है ना, पहले ही तय हो गया, वहां आपको उतारना ही है। तो आपने उनका इस तरह से नकाब खींचा, एक बात तो ये, उस पर हंसे और उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं जताई कि भाई हमने ये हमारी इंटेंशन नहीं थी। ये नीतीश का बयान नहीं आया अब तक, अभी तक नहीं आया, है ना। और उसके पक्ष में जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और गंदे गंदे कमेंट, ये पूरा, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पंचमी कहा कि मोदी जी की मां को एक अननोन व्यक्ति ने, किसी ने मंच पे चढ़ के गाली दे दी, जो भी कहा,
उस पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसे मोदी जी ने खुद कहा कि ये पूरी देश की महिलाओं का अपमान है, लेकिन एक महिला का गरिमा को तारता, ये नकाब हिजाब का मसला ही नहीं है जी। मैंने कैसे उसकी अनुमति, उसके कंसेंट के बिना ये हरकत की, उसे छू भी कैसे दिया, तो ये, और वो भी मुख्यमंत्री ने, तो ये है मसला, और उसे हिजाब नकाब से मसला ही नहीं है। मसला ये है कि मैंने बिना कंसेंट के कैसे ये हरकत की एक महिला के साथ, और उस पर उन्हें ये आपराधिक मामला है। जी अदिति, ये भी एक अजीब विडंबना है कि जब गिरिराज सिंह संसद परिसर के बाहर ये बाइट दे रहे थे, ठीक उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान यात्रा पर थे, और ठीक उसी समय वो फोटो भी आ रही है जहां वो एक मुस्लिम देश में, जानबूझ के कह रही हूं कि ओमान मुस्लिम देश, और वहां के मुस्लिम लीडर्स के साथ फोटोएं खिंचा रहे थे। बड़े प्रेम से फोटोएं आई, सम्मान मिला इसे, बीजेपी टूल किट भी नीचे तक पहुंचा रहा था। तो जब वो विदेश जाते हैं, चाहे सऊदी जाएं चाहे ओमान जाएं, तब यहां पर किसी को हिंदू मुसलमान करने की नौबत नहीं आती। लेकिन वही गिरिराज सिंह उसी समय ये कह रहे हैं कि यह इस्लामिक देश नहीं है, और नीतीश कुमार ने जो किया बिल्कुल सही किया। और देखिए, किसी ने भी अपने स्टेटमेंट के लिए ना माफी मांगी, ना मोदी जी ने भारत आके कहा कि गलत हो रहा है। तो भाषा, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हैरानी की बात क्या है। अगर आपने देखा होगा कि हमारी सेना की वो थी जो सोफिया कुरैशी थी जी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के एक वहां पे भी मंत्री या एमएलए थे, उन्होंने किस तरह की बातें कही। बाद में जब बहुत हल्ला मचा और प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने कोई हल्की सी एक अपॉलॉजी नाम की वो कर दी, लेकिन क्या कोई एक्शन लिया गया? तो मुझे लगता है कि जब ऊंचे नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं शह मिल रही है, तो और केंद्रीय मंत्री जब इस तरह से बोल रहे हैं, तो क्या एक्शन लेने की हम लोग उसकी उम्मीद करें? जैसा आपने बोला कि विरोध चल रहा है और अब अग्रेशन, मतलब अग्रेसिवली अपोज हो रहा है, यही एक चीज है जो इस पे लगाम लगा सकती है। जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से गिरिराज जी ने कहा कि जहन्नुम में जाएं, मुझे लगता है कि जहन्नुम में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी की ये जो महिला विरोधी और मुस्लिम महिला विरोधी सोच है, यह जरूर जहन्नुम में जानी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे पर, वह है राजस्थान का हनुमानगढ़, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, और उसका तगड़ा विरोध किसानों ने किया। बहुत उग्र विरोध हुआ, हिंसा हुई, किसान जेल में गए, सर फूटे, और उसके बाद महापंचायत के बाद पहली जीत ये मिली कि अभी वह प्रोजेक्ट होल्ड पर गया है। क्या यह बाकी जगहों पर भी होगा, या ये सिर्फ एक अस्थायी सुरक्षा है? क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, किसानों ने एक बार फिर बता दिया है कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये अभी एक टेम्परेरी जीत है, अभी आशंका बाकी है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा एक साफ मानना है कि किसान अब इस समय जान चुके हैं कि यह लड़ाई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, यह एक राजनीतिक लड़ाई है। इसीलिए हनुमानगढ़ में जिस तरह से एक पॉलिटिकल फाइट पेश की गई, वही लड़ाई हमें सिंगरौली में भी दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में, जहां लाखों के पेड़ काटे जा रहे हैं। तो यह लड़ाई आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। महापंचायत को जो जीत मिली है वह निश्चित तौर पर बहुत अहम है, और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ, मेरा ये मानना है कि हनुमानगढ़ का जो मसला है, जो पूरा संघर्ष है जो 1 साल से चला आ रहा है, वो अभी सिर्फ टला ही है। किसान संगठनों ने अभी अल्टीमेटम 20 दिन का दिया है, और अगर सरकार सोच रही है कि वो आंदोलन को धीमा कर पाएगी, मुझे लगता है जिस तरह से बहुत उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये अभी उनकी, मतलब ये अभी पॉसिबल नहीं है, और ये मुझे लगता है और तेज होगा। मुकुल, जो अभी तक दृश्य है उसमें है कि 7 जनवरी को फिर महापंचायत है। सरकार ने कहा है कि ठीक है, वो विचार कर रही है, वहां के प्रशासन पे बड़ा जोर था। साथ ही साथ यह भी तस्वीर और जो महापंचायत हुई इसमें ऐलान किया गया कि सारे किसान डेरा डाले रखेंगे, लड़ाई को धीमा नहीं करना है। तो एक रणनीति यहां पर भी किसान आंदोलन की बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 400 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, और हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है। नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो 3 कृषि कानून में भी था, जो पहले भी बात आई कि मोदी जी के परम मित्रों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। लेकिन किसानों ने, जो मैंने बार बार कह रहा हूं, किसान ये जता रहे हैं इस देश में कि लड़ाई एकमात्र रास्ता, और कैसे लड़ा जाए, कैसे संघर्ष किया जाए, उसका भी रास्ता दिखा रहे हैं।
एकजुट होकर उन्होंने 13 महीने कहीं कोई आंदोलन नहीं होता। दुनिया में हमने इतना बड़ा आंदोलन इस तरह से नहीं देखा है कि दिल्ली के दरवाजे पर आकर 13 महीने आप पड़े रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात निकल गई। ये लड़ना है अगर, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो लेबर कोड वाली बात हमने शुरू में की या मनरेगा वाली बात की, और ये रास्ता दिखा रहा है। वहां भी उन्होंने यही टैक्टिस अपनाई है, महापंचायत की है, अल्टीमेटम दिया है और नई नई रणनीति का ऐलान किया है जी। तो यही मुझे लगता है कि है अस्थायी जीत, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अदिति, लेकिन एक और तस्वीर दिखाई देती है कि 15 महीने से जब आंदोलन चल रहा था तब कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आंदोलन उग्र होता है तब ये खबर बनती है और तब मजबूरी में एक खबर आती है और एक निगेटिव कैंपेन शुरू होता है कि बाहर के लोग आए हुए हैं। अब तो पंजाब के लोगों ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हम तो मैदान में डटे रहेंगे। और इसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में जहां कोयला खदान है, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसानों को अलग अलग जगहों पे मोर्चा अपना बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल लग रहा है, और मुझे लगता है किसान इस चीज के लिए तैयार भी है। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा भी अब इस आंदोलन से जुड़ी है, जो कि मतलब पिछले 10 या 12 महीनों से लोकल थी, और जिस तरह से 3 कानूनों को पे सरकार को घुटने पे लाई है किसान आंदोलन, मुझे लगता है किसान अब तैयार है। चलिए, आपने कहा जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए किसान अब तैयार। चलिए तो देखते हैं कि किसान तैयार है और उधर सरकार का जो बुलडोजर है वह पार्लियामेंट के भीतर भी बिलों को चुटकियों में पास कराते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।